इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड मूव करना स्टार्ट किया, सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज किया रेजिस्टेंस के, देन रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बूम। हेलो एंड वेलकम। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ब्रेकआउट फॉल्स है और कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन है। कभी कभी हम ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, एग्जिट पॉइंट लगाते हैं, अपना टारगेट लगाते हैं, बट लेकिन हमारा ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ब्रेकआउट फॉल्स है या वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आज के वीडियो में 7 कंपनी देखेंगे और उनमें प्रीवियसली जो आए हुए ब्रेकआउट्स हैं वो कब फेल किए हैं और कब वो जेन्युइनली वर्क किए हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तो अभी हम आ गए अपने चार्ट्स पर और चार्ट्स के लिए मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है। सो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले जो हमने स्टॉक उठाया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसमें एक ब्रेकआउट आया था, इफ़ यू वॉच तो ये 25 अप्रैल के आसपास एक ब्रेकआउट आया था रिलायंस इंडस्ट्री में। एक रेंज बनाई थी रिलायंस ने अपना लोअर पार्ट पे और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था 25 को। बट अगर आप नॉर्मल देखेंगे, क्या ये ब्रेकआउट ट्रेडेबल था? तो नहीं, ये ब्रेकआउट आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका रीज़न है, अभी जब रिलायंस का 24 तारीख को रिजल्ट आया तो सबसे पहले या तो न्यूज़ का इम्पैक्ट या आपका कोई रिजल्ट का इम्पैक्ट या कंपनी कोई अनाउंसमेंट करे उसका इम्पैक्ट, ये आपका ब्रेकआउट हो सकता है, बट आपका ट्रेडेबल ब्रेकआउट नहीं हो सकता, आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। सो इसका वॉल्यूम आया, नेक्स्ट डे ये 5% ऊपर खुला। जब 5% ऊपर हुआ, ओपन हुआ, ऑब्वियसली ओपन हुआ 1341 पे, यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए था कि ये एक ब्रेकआउट है। बट हम ब्रेकआउट ट्रेड कब करते हैं? जब हमारी क्लोजिंग हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर हो। तो इस केस में हमको पूरा डे वेट करना था, और जब हमने डे वेट किया तो वो ऑलरेडी 5% ऊपर गया था। अब 5% ऊपर होने के बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवर में नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिस्क लगाएंगे तो ये रिस्क बहुत नीचे आएगा और आपका रिवॉर्ड पाने के लिए आपके पास बहुत ही छोटा सा मार्जिन होगा। सो आपका रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवर में नहीं होगा। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग, अब इस ब्रेकआउट में एवरीथिंग इज जेन्युइन एक्सेप्ट टू रिजल्ट दैट वॉज केम वन डे बिफोर। सो अगर रिजल्ट नहीं आया होता तो एवरीथिंग वॉज गुड। सो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, 5% ऊपर गया, यहाँ वॉल्यूम जनरेट हुआ। आरएसआई पे ध्यान दीजिए, आरएसआई ने भी यहाँ पर पॉजिटिव हुआ और आरएसआई भी ओवर बॉट जोन में चला गया। बट अगर हम देखें, क्या आरएसआई ओवर बॉट जोन में जाने से हमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसका एक रेंज होता है आरएसआई का, अगर हम मार्क करके रखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क है 25 से 75। अब की क्या 75 रेंज इसका हाईएस्ट है आरएसआई के लिए? नहीं है। अगर आप पीछे मूव करके देखेंगे फॉर बैकवर्ड तो आप देखेंगे कि रिलायंस ऑलरेडी कभी कभी 81 82 तक आरएसआई पे जा चुका है। सो क्या यहाँ पे कोई दिक्कत थी? नहीं थी। बट वॉल्यूम में कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं था। ट्रेडेबल क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था। सो कभी कभी आप कुछ वीडियोस देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि मतलब चार्ट इज एवरीथिंग, वी से प्राइस इंडिकेटर्स आर जस्ट नॉट यूजफुल, बट ऐसा नहीं होता है। इंडिकेटर्स भी उतने यूजफुल हैं अगर आपको ट्रेड करना है। अगर यही ब्रेकआउट सपोज कीजिए 5% ऊपर होता और नेक्स्ट डे ये फिर से नीचे आके आपको रीटेस्ट करके और देन आपका मूव करता, देन तो आपका काम का था ब्रेकआउट, देन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता। अगर ये नीचे आ जाता सो व्हाट, तो आप क्या करते? तो आपको एनालिसिस करना होगा कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पर नहीं लेनी। सो अगर ये दोबारा रीटेस्ट करता, रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर चलता, देन हमारी एक एंट्री बनती। याद रखिए, आप पैसा कमाने आए हैं, गंवाने नहीं आए हैं। सो जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना हो और आपको श्योरिटी ना हो, आपके सेटअप के हिसाब से वर्क ना करे, तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे। सेटअप फॉलो करिए, आपको बेस्ट एंट्री मिलेंगी। और पॉसिबल है कि 10 में से हो सकता है 2-3 ट्रेड गलत भी हों, 3-4, बट लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रहेगा, तो वो आपके फेवरेबल में होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रिसेंटली अभी एक ब्रेकआउट आया था, जो कि अराउंड आपका 17 सितंबर के आसपास। सो इस ब्रेकआउट में आप देखेंगे तो एक रेंज में वर्क कर रहा था, काफ़ी दिनों से एक रेंज में काम कर रहा था आपका एसबीआई। देन एक ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट कैसे आता है कि सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जनरेट हुआ है, नॉर्मल वॉल्यूम से अब वॉल्यूम आया है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के दिन, ब्रेकआउट के बाद फिर देन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया, देन अगेन ऊपर गया, देन रिटेस्ट किया। रिटेस्ट मतलब इन द सेंस एक छोटा सा कंसोलिडेशन, नॉट कि वो रिटेस्ट कर रहा है,
या फिर से दोबारा ऊपर जाके रीटेस्ट कर रहा है, 1-2% का मूव कोई मूव नहीं होता रीटेस्ट के लिए। तो उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वो प्रॉपर मूव किया। अभी जब वो प्रॉपर मूव किया तो यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं है। इफ़ यू सी, अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा अर्निंग नहीं आया, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था। 2 रेट कट हुए हैं, बट लेकिन रेट कट का यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है। वो इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी नलीफाई हो चुका है। अगर वो इम्पैक्ट होता तो वो सारे स्टॉक्स में होता, बट यहाँ पे नहीं है। तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। RSI भी आपका पॉजिटिव हुआ है। पॉजिटिव इन द सेंस बॉट जोन में जा रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका जो स्टॉक है वो मूव करने के लिए तैयार है। वॉल्यूम जो, अगर मैं तीनों चीज़ों में कंपेयर करूँ तो वॉल्यूम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है। अगर आपको वॉल्यूम दिखता है तो आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता था जो कि आप, जिसमें कि 860 का आपका एंट्री लेवल होता। 860 तो नहीं एंटर कर सकते थे आप, क्योंकि आपको एक कन्फर्मिटी की ज़रूरत थी। तो आप इस कैंडल पे एंटर करते हैं 29 सितंबर की, जो कि ऊपर क्लोज की है आपकी 869 के पास में। तो 869 पे आपकी एंट्री होती और आपका स्टॉप लॉस ये रहता है 846 के आसपास। देन आपका रिवॉर्ड बनता आपके पीछे पीछे आपका एक टारगेट ये रहा 895 का आपका टारगेट होता, एंड देन 895 आपका मीट होता। तो दिस इज, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, वॉल्यूम आपके फेवर में है, और ब्रेकआउट भी आपके फेवर में है। तीनों चीज़ आपके फेवर में है, तो आप ट्रेड करेंगे। सो अपने सेटअप पे स्टिक रहिए। वो सेटअप वर्क करता है, दैट मीन्स कि आपका स्टॉक अच्छा है, आपकी पिक अच्छी है, और आप इन लॉन्ग रन पैसा बनाएंगे। लॉन्ग रन में पैसा बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड मोरलेस कभी कभी गलत हो जाता है। एंड हाँ, नेक्स्ट स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इंट्रो में जो एक छोटा सा क्लिप मैंने डाला है, उस स्टॉक में क्या प्रॉब्लम हुआ था वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तब तक आप मोस्टली समझ ही जाएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, बट फिर भी मैं आपको बताऊँगा एट द लास्ट ऑफ द वीडियो कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। सो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो इसमें क्या था कि बजाज फाइनेंस मोर और लेस 1 साल, और कह सकते हैं कि 1.5 साल से एक अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, जो कि था 781 से लेकर के 800 तक। 20 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस, जिसको कि अगर कंपेयर करेंगे तो 3% के आसपास, जिसको लगातार वो फेस कर रहा था। बट क्या हुआ कि 24 जनवरी को 2025 के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट आया। अभी कैसे फाइंड करें कि वो ब्रेकआउट जेन्युइन था? अगर आप, मैं फिर वही चीज़ पे जा रहा हूँ, तीनों जिस पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ या जिस सेटअप को मैं फॉलो करता हूँ, उस सेटअप के अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए, सबका सेटअप अलग हो सकता है, आप किसी और सेटअप में पॉजिटिव जा सकते हैं, बट कोशिश करिए कि वॉल्यूम को रखें आप अपने पास। अगर आपके सेटअप में बनता है तो आप ट्रेड करिए, आपके सेटअप में नहीं बनता है तो आप ट्रेड मत करिए। अब देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहला जो, सबसे पहली जो कोशिश हुई थी वो 30 जन को हुई थी। अब 30 जन को जब कैंडल बना तो वो कैंडल इज अ टाइप ऑफ, इसको इन्वर्टेड हैमर, इसका विक बहुत बड़ा है, बट लेकिन जो बॉडी है वो बहुत छोटी है कैंडल की। ऐसा क्यों? तो इसका एक रीज़न है। जब यहाँ पर वॉल्यूम के साथ आया तो जो पहले से जिन्होंने ट्रेड बना रखा है, जिन्होंने पुट साइड की पोजीशन ली है, वो चेंज होते हैं। वो अपनी पुट साइड की पोजीशन को कवर करते हैं, और कवर करने के बाद जो नया लॉन्ग बनता है उसकी वजह से ये आपका कैंडल फॉर्म हुआ। देन अगर यही यहीं पर दूसरे दिन का कैंडल नीचे बनाता है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, जो भी है, अगर अपनी क्लोजिंग से नीचे बनाता तो एक चीज़ उससे पॉइंट प्रूव हो जाता है कि स्टॉक में अभी पावर नहीं है ब्रेकआउट देने का। बट लेकिन सेकेंड डे का कैंडल भी ठीक था, अपने जोन को उसने तोड़ा नहीं। थर्ड डे का कैंडल में क्या हुआ? थर्ड डे का कैंडल ग्रीन बना, पॉजिटिव बना, ठीक बना। चौथे दिन के कैंडल में आपको प्रॉपर ब्रेकआउट दिखेगा, वॉल्यूम के साथ दिखेगा, एवरीथिंग इज ऑन ना, और आपको जो स्टॉक है वो भी ओवरबॉट चला गया। क्या ओवरबॉट कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मैंने आपको पहले बताया रिलायंस के केस में कि ओवरबॉट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑब्वियसली स्टॉक अगर चलेगा तो ओवरबॉट जोन में जाएगा। देन क्या हुआ कि इसके बाद फिर आपके स्टॉक ने दोबारा वापस आया, उस लेवल को रीटेस्ट किया, आपके 801 802 के आसपास आया, उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद उसने अप मूव स्टार्ट किया, एंड देन जब वो रीटेस्ट करने आया, देन रीटेस्ट करने के बाद, नॉट रीटेस्ट करते टाइम, रीटेस्ट करने के बाद आपकी एंट्री होगी। आप रीटेस्ट करने दीजिए, रीटेस्ट करने के बाद उसको दोबारा से फॉर्म करने दीजिए। अब रीटेस्ट करने के बाद क्या होता है? जैसे उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगर आप आर्ली कैंडल पे देखेंगे तो आर के कैंडल पे आपकी क्लोजिंग पहले आती है। तो जब आवर के कैंडल पे आपकी क्लोजिंग रीटेस्ट
और उसके बाद ऊपर पॉजिटिव क्लोज देना चालू कर दे, तो आप समझ जाइए कि ये जो ब्रेकआउट है ये जेन्युइन है और ये रीटेस्ट हो चुका है। देन आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद देन आप अपना जो भी स्टॉप लॉस है और जो भी प्रॉफिट आपको लेना है वो टेक अवे लगाएंगे। बट याद रखिएगा कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए, वरना एंट्री करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि बिकॉज आप मोस्टली क्या करेंगे, 10 अगर आप ट्रेड लेंगे महीने में, तो उसमें मोस्टली क्या होगा कि जेन्युइनली अगर नॉर्मल जाए तो 4 ट्रेड गलत होंगी, 6 ट्रेड सही होंगी। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा, सपोज़ कीजिए आप 10 ट्रेड में 10 रुपये कमाने के लिए हैं और 20 रुपये कमाने के लिए इन जेन्युइन, अगर आप उसमें 6 ट्रेड सही करते हैं, मतलब आप 12 रुपये कमाएंगे और 4 रुपये गवाएंगे, तो आपको नेट में 8 रुपये हाथ में आएगा। अगर वही आप रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रखते हैं और आपका 1:1 का रहता है, तो आप 12 कमाएंगे, 8 गवा देंगे, तो आपके 4 रुपये आएगा। और इन केस अगर आपकी 5:4 हो गया, 6:4 हो गया, मान लीजिए 6 ट्रेड गलत हो गई, 4 ट्रेड सही हुई, देन आप निगेटिव चले जाएंगे। सो इस चीज़ को नोटिस करिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होना चाहिए और ट्रेड आपके अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। तो ये 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, रिलायंस का और आपका एसबीआई का। मैंने तीनों लार्ज कैप उठाए हैं क्योंकि स्मॉल कैप में आपका थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। आप जैसे स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी जल्दी जनरेट हो जाता है और आपका ब्रेकआउट भी जल्दी दिखने लगता है, फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है क्योंकि ऑपरेटर्स होते हैं उनमें। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो मोस्टली कोशिश कीजिए तो मिड कैप या लार्ज कैप में ट्रेड करें। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या रीजंस थे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ठीक था, इसने अपने सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव किया, दैट मीन्स कि अब एक ट्रेंड इसका पॉजिटिव हुआ। बट अगर आप देखेंगे तो जब इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, तो आप वॉल्यूम पे नज़र डालिए। देखिए, लेट मी शो यू, इसको वॉल्यूम को थोड़ा क्लोजर करता हूँ। अभी आप देखिएगा, ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे इंक्रीज़ किया, बट ये किसी भी एंगल से वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। यहाँ तक ये जो क्लोजिंग हुई इसके आसपास भी वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, वॉल्यूम स्टेगनेंट रहा। और क्लोज करने के बाद दूसरा एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप आरएसआई पे नज़र डालेंगे तो ये देखिए, यहाँ तक आरएसआई पॉजिटिव था, बट दोबारा रीटेस्ट पे, और रीटेस्ट के बाद जब दोबारा ऊपर गया तो यहाँ पे आरएसआई ने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया। प्रीवियस हाई जो आरएसआई का था 66, उसको क्रॉस नहीं किया, बल्कि उसके नीचे क्लोज किया। एंड देन जब उसके बाद फॉल हुआ तो आरएसआई फॉल हुआ मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द स्टॉक। स्टॉक में जितना चेंज हुआ ना, उससे ज़्यादा आरएसआई गिरा। दैट्स द टू रीज़न यू शुड अवॉइड दिस। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मोस्टली मैंने आपको समझा दिया है कि ब्रेकआउट कैसे फॉल्स होते हैं, कैसे रियल होते हैं। तो आपको उन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट है या ये आपका जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, एंजॉय कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ।